आखिर स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा को भारतीय जनता पार्टी ने नगरोटा से उम्मीदवार बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से जारी सूची में बड़गाम और नगरोटा जो उपचुनाव हो रहे हैं, यहां पर दोनों उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन सबसे चर्चित सीट जो है वो नगरोटा विधानसभा उपचुनाव है, क्योंकि यहां पर देवेंद्र सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव जीते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद 1 महीने के अंतराल में उनका निधन हो गया। उसके बाद ये सीट खाली पड़ी हुई थी। वहीं दूसरी ओर बड़गाम की बात करते हैं तो बड़गाम में उमर अब्दुल्ला उस सीट से जीते थे और वहां पर उन्होंने 2 सीटें जीती थी। बड़गाम को उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन नगरोटा में देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली पड़ी सीट को लेकर 3 बड़े उम्मीदवारों के नाम की चर्चा थी, जिसमें जुगल किशोर शर्मा जो कि एमपी हैं, जम्मू रियासी जो अपनी लोकसभा सीट है वहां से, उनके जो छोटे भाई हैं नंद किशोर, उनका नाम चल रहा था। अनिल शर्मा जो ऑल जे एंड के पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान हैं, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उनका नाम चल रहा था। लेकिन टिकट मिली देवयानी राणा को। वो पहले से ही लगभग तय हो चुका था कि देवेंद्र सिंह राणा की जो बेटी है देवयानी राणा, उनको मैदान में उतारा जाएगा। देवयानी राणा हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा में लाया गया था। उसके बाद से ही लगातार ये प्रयास किए जा रहे थे कि उनको नगरोटा से उम्मीदवार बनाया जाए और उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया है। अब नगरोटा विधानसभा उपचुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें एक तरफ पैंथर पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह हैं। कांग्रेस और एनसी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देवयानी राणा को अपना उम्मीदवार बना दिया है। नगरोटा विधानसभा उपचुनाव 13 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुई थी। 20 तारीख तक नामांकन होने हैं और उसके बाद 22 तारीख को वहां पर जो नामांकन है वो चेक होंगे, स्क्रूटनी होगी और उसके बाद 22 तक जो है नाम वापस लेने की डेट रखी गई थी। 11 नवंबर को जहां पर पोलिंग होगी और 14 नवंबर को जहां पर रिजल्ट आ जाएंगे, काउंटिंग होगी। तो देवेंद्र सिंह राणा, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता थे, हालांकि पहले वो इसी विधानसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर चुनाव जीते थे। उन्होंने नंद किशोर शर्मा जो जुगल के भाई हैं उनको हराया था। हालांकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। जुगल किशोर शर्मा जहां से चुनाव जीत चुके हैं और उससे पहले जब नगरोटा जिंद्रा विधानसभा होती थी तो उस समय जहां से कांग्रेस के बलवान सिंह जीते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजात शत्रु भी इसी टिकट से चुनाव जीते हुए हैं। लेकिन अब पिछले काफी सालों से ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है, क्योंकि जुगल के चुनाव जीतने के बाद नंद किशोर शर्मा जब उन्हें टिकट दी गई तो उस समय देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो देवेंद्र सिंह राणा की एक अपनी पैठ है इस पूरे विधानसभा में, और जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया तो उनका रुतबा और थोड़ा ज्यादा बढ़ा, क्योंकि उन्होंने हर समुदाय के लोगों को साथ लेकर नगरोटा में काम किया। हर गांव में, हर वार्ड के भीतर उन्होंने दौरे किए और अपनी पैठ को और मजबूत कर दिया। जब उन्हें टिकट मिली देवेंद्र सिंह राणा को भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन करने के बाद, तो उस समय जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं वो उनके साथ एक मंच पर आए और उन्हें ये कहा गया कि भारी मतों से आपकी जीत जहां से होगी, और जीत भी हुई। हालांकि ये बात अलग है कि उनके मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार थे जोगेंद्र सिंह काकू, उनके प्रचार के लिए कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा नेता नहीं पहुंचा था, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के करीबी रहे थे देवेंद्र सिंह राणा और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी प्रचार नहीं किया था, ना ही उमर अब्दुल्ला ने। ये बात अलग है कि दोस्ती अपनी अपनी है, लेकिन सियासत हर पार्टी की अपनी अपनी जगह होती है। लेकिन इस बार क्या होगा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस देवयानी राणा के खिलाफ कोई मजबूत उम्मीदवार उतारती है, या फिर से कोई एक ऐसा चेहरा जो ज्यादा वोट ना ले सके, और कांग्रेस की भी स्थिति इस समय ऐसी ही बनी हुई है। तो कुल मिलाकर बात करें तो हर्षदेव सिंह मैदान में है और देखते हैं मुकाबला किसके साथ होता है। पत्ते अब एनसी और कांग्रेस ने अभी तक नहीं खोले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। नगरोटा से देवयानी चुनाव लड़ेंगी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, और जो क्यास पिछले काफी समय से लग रहे थे कि देवयानी को ही मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि जो पिता की विरासत है, जो पिता ने स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा ने नगरोटा विधानसभा के भीतर अपने कार्यकाल के दौरान जो काम किए, जो लोगों के बीच में पहुंच बनाई, उसका फायदा देवयानी को मिल सकता है या नहीं ये तो लोग ही तय करेंगे। लेकिन देवयानी ने भी देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद नगरोटा में अपनी और ज्यादा पैठ बना ली थी। वो लोगों के बीच जाना शुरू हुई थी। शादी विवाह के कार्यक्रम हो, जहां कोई भी कार्यक्रम हो, देवयानी वहां पहुंच रही थी। हालांकि देवयानी पहले
अपने पिता के निधन से पहले की अगर हम बात करें तो देवयानी पॉलिटिक्स में नहीं थी, वो अपना बिजनेस संभाल रही थी, तो इतनी ज्यादा उनकी पहचान लोगों के बीच में नहीं थी। लेकिन देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद कुछ ही समय के बाद उन्होंने नगरोटा में दस्तक दे दी थी और उसी समय मन बना लिया था कि वो अपनी पिता की विरासत को आगे लेके जाएगी और वो चुनाव लड़ेगी। और देवयानी राणा को टिकट अब दे दी गई है और देवयानी ने नगरोटा विधानसभा के भीतर जितने भी गांव, पंचायतें, मोहल्ले, वार्ड हैं, वहां पर अपना प्रचार काफी समय पहले ही शुरू कर दिया था, क्योंकि पार्टी हाईकमान की तरफ से उन्हें लग चुका था कि इस बार उन्हें ही मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि नंद किशोर शर्मा और अनिल शर्मा ने भी अपने स्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी और उन्हें भी उम्मीद थी कि शायद पार्टी उन्हें मैदान में उतारेगी। लेकिन जो अनिल शर्मा है, ऑल जे एंड के पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान, उन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें थोड़े से तेवर जो दिखे थे, उन्होंने कहा था कि SRO 43 जो गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, जो तमाम सेक्टर्स में चलता है, वो पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए कि पिता की जगह बेटा या पिता की जगह बेटी को ही टिकट मिलेगी। और उन्होंने कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी का झंडा तब उठाया था जहां पर इतना ज्यादा कैडर नहीं था, तो तब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। उन्होंने पार्टी हाईकमान से कल ही बोल दिया था कि इस पर थोड़ा सोचें, गहन इसके ऊपर समीक्षा करें और उसके बाद ही निर्णय लें। लेकिन पार्टी ने जो डिसीजन ले लिया था वो आज अनाउंस हो गया, सूची जारी कर दी गई। देवयानी राणा का लिस्ट में नाम है, वो इलेक्शन लड़ेंगी, वो अनाउंस कर दिया गया है। अब यह देखना है कि नंद किशोर शर्मा क्या उसी मंच पर, जिस तरह से देवेंद्र सिंह राणा के मंच पर बैठे थे, क्या उसी तरह वहां पर बैठेंगे देवयानी राणा के साथ। अनिल शर्मा जो देवेंद्र सिंह राणा के साथ साथ चले थे, क्या वो उसी मंच पर बैठेंगे देवयानी राणा के साथ, ये अब देखना होगा, क्योंकि नगरोटा में दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। अगर नंद किशोर शर्मा और अनिल शर्मा दोनों भारतीय जनता पार्टी से कन्नी काट लेते हैं तो ये टिकट जो है ये फंस सकती है। फिर मुकाबला जो है वो दूसरी पार्टियों के साथ बहुत ज्यादा कड़ा हो जाएगा। हालांकि फिलहाल अगर दोनों नेताओं का साथ रहता है तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने के संकेत दिख रहे हैं। लेकिन हर्षदेव सिंह, जिन्हें हर कोई उन्हें अंडरडॉग कह रहा है, आप उनको भी कम नहीं आंकें, क्योंकि जो उन्होंने रैलीज की हैं, जो उन्होंने अपना परसों जुलूस निकाला था, वो ये दर्शाता था कि नगरोटा के अंदर बदलाव की बहार है। लेकिन अब देखना होगा कि वोटर कितना उनकी ओर मुड़ता है, किस तरह से वोटर को ज्यादा मोटिवेट कर पाते हैं, ये देखने की बात होगी। क्योंकि हर्षदेव सिंह भी बहुत पुराने नेता हैं, 3 बार वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। हालांकि रामनगर सीट रिजर्व होने के बाद उन्होंने चनैनी में बलवंत सिंह मनकोटिया के खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी और वहां पर वो हार गए थे। हालांकि उन्होंने इलेक्शन को चैलेंज किया हुआ है। ईवीएम में जो उनका जो कहना है कि ईवीएम के अंदर घोटाला हुआ है, उसकी जांच भी करवाई गई थी मशीनों को लेकर उधमपुर में, और 3 मशीनें उसमें से खराब भी निकली थी। वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन नगरोटा में हर्षदेव सिंह ने दस्तक तब दी थी क्योंकि नगरोटा का कुछ इलाका उस समय जो रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ सटा हुआ था, जो अभी उधमपुर की जो नई विधानसभा बनी उसमें डिलिमिटेशन के बाद बहुत सा एरिया वहां पर जोड़ दिया गया। लेकिन नगरोटा के अंदर भी हर्षदेव सिंह की पैठ है, ये आप उनको कम नहीं आंक सकते हो। दूसरी ओर बात करते हैं तो कांग्रेस के वहां पर पहले बलवीर सिंह ने चुनाव लड़ा था, लेकिन ज्यादा वोट नहीं ले पाए थे, वो सरपंच थे। लेकिन बलवान सिंह जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, वो यहाँ पर दस्तक दे चुके हैं, वो अपनी वहां पर रैलीज कर रहे हैं। अगर कांग्रेस उन्हें मैदान में उतारती है, क्योंकि बलवान सिंह जहां से एक बार इलेक्शन जीत चुके हैं, तब नगरोटा जिंदरा विधानसभा एक होती थी, उस समय उन्होंने यहां से चुनाव जीता था। लेकिन अब एक बार फिर वो नगरोटा के अंदर पहुंचे हैं। अब ये देखना होगा कि वो कितने ज्यादा वोटर अपनी ओर ला सकते हैं। पीडीपी भी यहाँ पर अपने कैंडिडेट को लाने की तैयारी में है, वो किस उम्मीदवार को लाती है उसका भी इंतजार करना पड़ेगा। अभी भी पीडीपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी किस उम्मीदवार को जहां पर उतारती है उसका भी इंतजार रहेगा, क्योंकि 1 लाख के करीब मतदाता नगरोटा विधानसभा में है। और जो नगरोटा की डेमोग्राफी है वो शहरी इलाका और उसके साथ साथ पहाड़ी इलाका बहुत ज्यादा है। पहाड़ी और दूर दराज का इलाका है, जहां पर अभी भी कई जगह पर रास्ते तक नहीं बन चुके हैं। बाबा भैड़ देवता जो स्थान है जहां पर पुल था, वो बह जाने के बाद अभी भी लोग जहां पर ट्यूबों के ऊपर सफर कर रहे हैं। बहुत से रास्ते बह चुके हैं, बहुत से लोग जहां अपने घरों से बेघर हो गए थे जब ये बाढ़ आई थी, लैंडस्लाइड हुआ था। तो डेवलपमेंट के नाम पर नगरोटा इतना ज्यादा आगे तरक्की नहीं कर पाया था जितना होना चाहिए था।
था जिस तरीके के साथ यहाँ पर विधायक जीतते आए जिन्होंने यहाँ पर काम किए, लेकिन अभी भी नगरोटा अगर कहा जाए तो पिछड़ा है, बहुत से इलाकों में पीने का पानी तक नहीं है। लेकिन अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की युवा उम्मीदवार देवयानी जहां पर जीतने के बाद अगर जीती है तो क्या वो अपने पिता की राह पर चलकर उसी तरह से डेवलपमेंट के काम करवा सकती है या नहीं, वो बाद की बात है, वो देखेंगे। लेकिन अभी की बात करें तो नगरोटा विधानसभा में देवयानी को उम्मीदवार बना दिया गया है। बड़गाम में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है, लेकिन बड़गाम विधानसभा के भीतर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की कड़ी टक्कर होगी। कांग्रेस का ये देखना होगा कि कोई उम्मीदवार देते हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते हैं। और नगरोटा में भी अगर हर्षदेव सिंह को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जिस तरह से चनैनी में सपोर्ट किया था, दोनों पार्टियों ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं दिया था। इंडिया अलायंस के हिस्से में जो सीट थी वो चनैनी विधानसभा हर्षदेव सिंह को मिली थी। अगर नगरोटा में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अपना कैंडिडेट ना देकर हर्षदेव सिंह को सपोर्ट करते हैं तो मुकाबला और ज्यादा कड़ा होगा। लेकिन कांग्रेस अगर अपना उम्मीदवार देती है वो भी देखा जाएगा। नगरोटा में जातीय समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जातीय समीकरण नगरोटा में इसलिए क्योंकि यहां पर राजपूत कम्युनिटी, उसके साथ साथ गुज्जर कम्युनिटी, उसके साथ साथ ब्राह्मण कम्युनिटी और उसके साथ साथ एससी कम्युनिटी, 4 कम्युनिटियों का बोलबाला है। और यहां पर ब्राह्मण कम्युनिटी के वोटों की बात करें तो वो भी 30 से 35 हजार के बीच में है। दूसरे नंबर पर राजपूत वोटों की संख्या बहुत ज्यादा है। गुज्जर कम्युनिटी के वोट भी यहां पर 20 हजार के करीब हैं। तो मुकाबला दिलचस्प होगा। जातीय समीकरण किस ओर बैठते हैं उसका भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपको पता है, कि अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए सही जंग लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को एक जंग की तरह लड़ती है। जैसा पहले जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हुए थे 29 विधायक इनके जीते थे, और जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि हमें ये सीट जीतनी है तो वहां पर इनके कैडर ने वो सीट जितवाकर ही इनको भेजा था। हालांकि 3 जगह पे इनको मात खानी पड़ी थी, वहां पर इनके कैंडिडेट हारे थे, लेकिन कुछ जगह पर बहुत कम वोटों से हारे थे। वहां पर कुछ फैक्टर और भी थे जिनके ऊपर अभी अगर चर्चा नहीं की जाए तो फिर बाद में भी की जा सकती है, अभी इसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन नगरोटा उप विधानसभा चुनाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ये एक विरासत थी स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा, जो कि एक हर किसी के नेता थे। अगर कहा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहते हुए भी उनके ताल्लुकात तमाम पार्टी के नेताओं के साथ थे, हर समुदाय के लोगों के साथ उनकी अच्छी पैठ थी। और वही फैक्टर काम करा नगरोटा में। जब नगरोटा में पहली बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर टिकट चुनाव लड़ा तो समय यह लग रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर चुनाव जीत चुके देवेंद्र सिंह राणा को शायद कुछ जातियों का, कुछ समुदायों का समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन वो सारे आंकड़े गलत साबित हुए और उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की। हर कम्युनिटी का उनको समर्थन मिला, हर समुदाय का उनको समर्थन मिला, और उन्होंने ये दिखा दिया कि लीडर अपने दम के ऊपर अपने इलाके में पैठ अगर बना ले तो हर समुदाय, हर जाति के लोग उसके पक्ष में आ जाते हैं, उसके समर्थन में आ जाते हैं। तो यही बात थी कि इलेक्शन जीतने के बाद हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा और बहुत ही कम अंतराल के अंदर उनका निधन हो गया और नगरोटा विधानसभा की सीट जो थी वो खाली हो गई। दूसरे बड़गाम जो उपचुनाव होने हैं वहां पर भी सीट खाली है। उमर अब्दुल्ला वहां पर इलेक्शन जीते थे। अब जो है दोनों विधानसभा जो नगरोटा और बड़गाम में उपचुनाव होंगे, अब ये देखना होगा कि यहाँ पर कांग्रेस और पीडीपी के बीच में कड़ी टक्कर बड़गाम में है। कांग्रेस का वहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कड़ी टक्कर है, कांग्रेस का वहां पर क्या रोल रहता है। लेकिन नगरोटा विधानसभा में देवयानी राणा के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए अगर हम बात करें तो पॉजिटिव अगर कहें तो प्लस साइन जो है वो अभी से है। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवार उसी तरीके से पार्टी अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से उतारती है, अगर दमखम से चुनाव लड़ा जाता है तो मुकाबला कड़ा होगा, एक तरफा नहीं होगा। क्योंकि हर्षदेव सिंह वहां पर मैदान में हैं, उनको भी आप मामूली नहीं आंक सकते हैं, वो भी एक कड़ी टक्कर यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन देवयानी राणा को टिकट मिलना भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके पिता की जो विरासत थी उसको आगे ले जाने में काफी अच्छा संकेत जो है, जो एक मिला है, वो अब नगरोटा के वोटर डिसाइड
करेंगे कि क्या उन्हें देवेंद्र सिंह राणा की लेगेसी को आगे बढ़ाना है, उनकी बेटी को लाना है, या फिर वहां पर कोई नया चेहरा किसी और पार्टी का जीत सकता है, जिसमें हर्षदेव सिंह हो सकते हैं, बलवान सिंह हो सकते हैं, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोगिंदर सिंह काकू को टिकट मिल सकती है, या कुलदीप शर्मा वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक पुराने नेता हैं, क्या उनको मैदान में उतारा जाता है, या फिर शमीमा बेगम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहां पर एक महिला नेता है, क्या उसको एक महिला बीजेपी के उम्मीदवार के सामने एनसी एक महिला उम्मीदवार को खड़ा कर सकती है, क्या कांग्रेस किसी महिला उम्मीदवार की तलाश में है, या फिर कांग्रेस बलवान सिंह पर दांव खेलेगी, ये अब देखना होगा। दूसरी ओर हर्षदेव सिंह तो है ही है मैदान में, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर अभी तक जो उन्होंने पत्ते नहीं खोले, उनका इंतजार रहेगा। उसके बाद हम इस पूरी विधानसभा पर एक बड़ी चर्चा भी करेंगे कि क्या जातीय समीकरण बैठेंगे जब सभी पार्टियों के कैंडिडेट अनाउंस हो जाएंगे, क्योंकि 2 दिन का ही समय बचा है, 3 दिन का, जब तक आपने वो नॉमिनेशन करने हैं 20 से पहले पहले तो कैंडिडेट की घोषणा तो करनी है। हर्षदेव तो पहले से ही अनाउंस हो चुके हैं, अपनी पार्टी का अकेले मात्र वहां पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देवयानी राणा का वहां पर चुनाव लड़ना एक अपने आप में बड़ी बात है कि युवा चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और वहां पर जो विरासत थी स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की, उसे संभालने के लिए देवयानी राणा वहां पर जिस तरीके से मेहनत कर रही है, देखते हैं क्या उनको पूरा फल मिलता है या नहीं। फिर मिलेंगे, एक लंबी डिबेट इसके ऊपर करेंगे जब मेरे सहयोगी दीपक आएंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।